हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। तो आज हम एक बार फिर से बिहार एसटीईटी के से रिलेटेड जो अपडेट हैं उसको लेके आए हैं। तो आप सबको, जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब ने अब तक अपना सर्टिफिकेट ले लिया होगा। सर्टिफिकेट सारे डिस्ट्रिक्ट के डीईओ ऑफिस में मिल रहे हैं और आज के एक पेपर में दिया गया था कि ये सर्टिफिकेट 12 मार्च तक मिलेगा। तो जो लोग भी बिहार से बाहर हैं वो अपना सर्टिफिकेट जल्द से जल्द आके ले लें, वरना फिर आपको बीएसईबी बोर्ड के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर आपने टाइम से अपना सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो चलिए हम बात ये करते हैं कि सर्टिफिकेट तो चलिए मिल गया, अब आगे की बहाली प्रक्रिया कैसी हो, किस तरह की हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि शिक्षा मंत्री से लेके संजय कुमार प्रधान सचिव जो हैं वो बस यही कहते हैं कि जब तक छठा फेज खत्म नहीं होता है तब तक सातवें फेज का कोई चर्चा अभी नहीं होगा, या फिर होगा भी तो छठे फेज के बाद ही होगा। तो इन्होंने छठे फेज में उच्च माध्यमिक का जो प्रोसेस है उसको भी इन लोगों ने रोक के रखा है हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद से। तो आपको पता होगा कि उच्च माध्यमिक वालों को उनका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उस पे बोर्ड ने उनको देने से मना कर दिया था। तो अब हम बात करें कि अगर सातवें फेज का नोटिफिकेशन आता है तो आखिर उसकी बहाली प्रक्रिया कैसी होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का इसमें मत है कि बहाली की प्रक्रिया जो नियमावली आए उसमें एकेडमिक के आधार पे हो, और जिनका और दूसरे दूसरे पक्ष के जो हैं उनका कहना है कि बहाली की प्रक्रिया एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग हो। लेकिन आप अगर नोटिफिकेशन को पढ़ो तो उसमें एसटीईटी मार्क्स का ही बात किया गया था कि मेरिट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया जाएगा और उस हिसाब से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जो लोग मेरिट और नॉन मेरिट का जो जब से ये मुद्दा खड़ा हुआ तब से आप देख रहे हो कि सर्टिफिकेट पे भी 15वां कॉलम जो है उसमें मेरिट और नॉन मेरिट का चर्चा किया गया है, जबकि रिजल्ट जब 21 जून को आया था तो बाद में एक शिक्षा विभाग की कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि मेरिट और नॉन मेरिट अब अर्थहीन हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ सर्टिफिकेट पे नहीं दिखने को मिला। तो क्या ये समस्या आगे के लिए हो सकती है जिन लोगों के वो मेरिट वाले कॉलम में नॉट इन मेरिट है। तो जैसा कि आपको ये समझना होगा कि अगर बोर्ड कह रही है कि सबको बहाली का मौका दिया जाएगा सातवें फेज में, तो सीटें जितनी हैं तो उस हिसाब से बहाली का मौका जरूर ही दिया जाएगा। जैसा कि आप देखते हो कि एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो सीट के 1.5 गुना, 2 गुना या 4 गुना इस तरह से कोई भी एग्जाम में रिजल्ट आता है। तो मेरिट के बराबर जो बच्चे होते हैं उनका तो सिलेक्शन होता ही है कि नहीं, कि अगर उसमें कुछ लोग होते हैं जो कहीं और जॉब के लिए चले जाते हैं, या फिर किसी के सर्टिफिकेट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, या फिर जो भी समस्या हो, तो फिर वो जो 1.5 गुना या 2 गुना स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पे बोर्ड ने बस सीट के बराबर ही मेरिट को बनाया है, इस वजह से भी समस्याएं आ रही है। और ये सारी समस्याएं सबसे ज़्यादा कंप्यूटर और सोशल साइंस में दिखने को मिल सकता है जब सातवें फेज का नोटिफिकेशन आएगा और बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें से भी सोशल साइंस में आप देख सकते हो कि छठे फेज में बहुत सारे लोग एडजस्ट हो गए होंगे और बैकलॉग जो वैकेंसियाँ आएंगे उनसे सोशल साइंस का लगभग लगभग सीटें भरी जा सकती हैं। लेकिन बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में समस्याएं आएंगी और ज़रूर आएंगी, लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पता होगा कि बीसीए करके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एंट्री मारा हुआ है। तो उन लोगों को समस्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ज़रूर आ सकती है। तो ये सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब तो मेरा ये कहने का था सेंस, जो अगर बहाली एकेडमिक के अकॉर्डिंग होती है तो एकेडमिक में आपको पता होगा कि सीबीएसई वालों का मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई आता है, और बिहार बोर्ड से जिन्होंने 13-14 या 2010 के टाइम में अगर अपना 10th और फिर ये 12-13 में अपना अगर ग्रेजुएशन 15 में किया होगा तब वो पता होगा कि बिहार बोर्ड में मार्क्स उतने उठते नहीं हैं, मैक्सिमम 70-75 ऐसे ही नंबर आते हैं सबके। तो एकेडमिक के अकॉर्डिंग होता है तो ज़रूर ये समस्याएं सबके साथ आएंगी। तो उसमें ये हुआ कि अगर कोई एसटीईटी मेरिट में होके 130-125 नंबर ला रहा है और उसके अगर एकेडमिक मार्क्स अगर उनके 65-70 या 68 के करीब हैं तो फिर उनको समस्याएं आ सकती है। तो ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि एक सही निर्णय होगा कि बोर्ड अगर एकेडमिक के अकॉर्डिंग करे, जैसे उन्होंने 6 फेज में किया है और उसमें उन्होंने जिस तरह से एवरेज निकाल के
बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो इस 7वें फेज में तो बोर्ड ने साफ कह दिया है कि वो बहाली सेंट्रलाइज और ऑनलाइन करेगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बोर्ड को ये भी देखना होगा कि बहाली की प्रक्रिया एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग हो, तभी सीट के बराबर जितने भी लोग मेरिट में हैं पहले उनका लेते हुए और ये ऑब्वियस बातें हैं कि बहुत सारे बीसीए वाले एंट्री हैं, तो फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाए और जहाँ पे आके उनको वो टोटल उनके सीट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट मिल जाते हैं, उसके बाद उनकी बहाली को वो आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपको पता होगा कि बैकलॉग वैकेंसियाँ कंप्यूटर साइंस में 200-300 जरूर आनी है, जैसा कि अभी आप ट्रेंड देख रहे हो उस हिसाब से। और अगर वो जो 1000 वैकेंसी का जो एक नोटिफिकेशन आया था, अगर उसको ऐड कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो 90 से 100 के बीच में आ जाएगा, यानी जिनके भी मार्क्स 90 से 100 के बीच में उनका हो जाना है कंप्यूटर साइंस में। तो बाकी उनके लिए समस्या थोड़ी है जो जिनके मार्क्स 90 से कम या 90 के आसपास हैं, तो उनके लिए फिर यही होगा कि बोर्ड, अभी आप देख सकते हो कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें कंप्यूटर साइंस के टीचर से रिलेटेड काफ़ी सारे मुद्दे को उठाया जा रहा है, जो बिहार में आखिर कंप्यूटर साइंस की बहालियाँ क्यों नहीं हो रही है। टीचर नहीं है, बच्चे स्कूल चला रहे हैं कंप्यूटर का, और तो ये होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि सीबीएसई में भी कंप्यूटर का एक अलग से सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है जैसा, और ये बिहार बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है, उस वजह से भी समस्या है। तो सरकार को चाहिए कि इसे एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाए और जितने भी 17,000 समथिंग के स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस में पास आउट हैं उनका बहाली करे। और अगर सरकार ऐसा नहीं भी करती है तो जब आगे के चरणों में जब बहालियाँ आएंगी 8वें चरण, तो फिर उसमें जो वो एसटीईटी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनका फिर उनको सरकार जरूर फिर लेगी। तो इस तरह से ही ये बहाली का प्रोसेस आगे बढ़ते हुए मुझे तो दिख रहा है, और मुझे लगता है इस तरह का ही कुछ आगे होना चाहिए, तभी जाके ये एक फेयर कंपटीशन होगा। तो अब हम एक और चीज़ की चर्चा कर लेंगे कि बहुत सारे लोगों के क्यूआर कोड की समस्या है, जो उनके क्यूआर कोड में उनका सही डिटेल नहीं आ रहा है। तो क्यूआर कोड वाली जो समस्या है वो मेरे हिसाब से आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्यूआर कोड का जो गलत आ रहा है वो आपने नहीं किया है, वो बोर्ड के द्वारा गलत किया गया है। तो उसके लिए आपको बोर्ड को नोटिस में देना चाहिए, और ऑलरेडी उनको पता चल गया है कि क्यूआर कोड में काफ़ी सारे स्टूडेंट की दिक्कतें आ रही हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि पहले भी 10th 12th या ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट मिलते थे तो उस पर कोई क्यूआर कोड नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी वैलिड होता था। वो तो आज जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो उस हिसाब से क्यूआर कोड को सिक्योरिटी के पर्पज से उसमें डाला जा रहा है। तो इसलिए वो क्यूआर कोड कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो भी है आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, उस बेसिस पे आप नियोजन इकाई में जाओगे और आपकी बहाली निश्चित रूप से होगी। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जो मेरा डिटेल नहीं आ रहा है या किसी और का डिटेल आ रहा है, तो ये बोर्ड की गलती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सारे मुद्दे थे जिस पे मुझे लगा कि मैं आज काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, और आगे से कोशिश करूँगा कि बिहार एसटीईटी से रिलेटेड जो ज़रूरी बातें होंगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।